हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीट काउंसलिंग फॉर्म के बारे में कि ये जो फॉर्म है, अगर कोई भी अनमैरिड पर्सन है, चाहे वो बॉय है या फिर गर्ल है, तो उसे क्या क्या चीज़ें भरनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस तरीके से इसमें हर एक चीज़ को भरना है। क्योंकि ये जो फॉर्म है ये मैंने भी भरा है एंड आज ही मैंने ये फॉर्म भरा है, तो उसी बेस पर मैं आपको सही डिटेल ही दूंगी क्योंकि मैंने भी ये फॉर्म अभी अप्लाई किया है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, तो आपको यहाँ पर नाम भरना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आप भले ही फॉर्म को यानी कि ओके करने से पहले क्या है उसे 3 या 4 बार आप ध्यान से देख लेना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरने के बाद तो उसमें क्या है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और ये चेंजेस है जो वो 9 फ़रवरी तक तो अभी कोई भी नहीं है, उसके बाद शायद आपके लिए यानी कि थोड़ा संशोधन के लिए डेट बढ़ा दी जाएगी, तब शायद उसमें चेंजेस हो सकते हैं। पर आप इस तरीके का कोई भी रिस्क मत लेना। पहले यहाँ पर आवेदन का नाम, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर आप भर दोगे, फिर फादर नेम, मदर नेम, देन डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ पर क्या है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो वो 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ शो हो जाएगी कि आप कितने साल के हो। इसके बाद श्रेणी, तो यहाँ पर अगर आप जनरल के हो तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस नहीं आएगा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। उसके बाद लिखा हुआ है क्या आप आर्थिक रूप से यानी कि क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में हैं, मीन्स कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी में किसी का ईडब्ल्यूएस बना हुआ है तो यहाँ पर येस, अदरवाइज नो। इसके बाद यहाँ पर विशेष दिव्यांग श्रेणी और उप विशेष दिव्यांग श्रेणी पर अगर आप नहीं हो तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर विशेष स्पेशली डिसेबल पर्सन, अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए है, अगर आप नहीं हो तो आपको यहाँ पर नो करना है। धर्म में आप हिंदू भर दोगे। वैवाहिक स्थिति, अगर आप अनमैरिड हो तो यहाँ पर आपको नो करना है, जिसके कारण जीवन साथी का नाम भी आपका नो में हो जाएगा। एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, इस पर भी नो हो जाएगा। एंड क्या आपने विवाह में किसी भी प्रकार का, ये सभी जो चीज़ें हैं इसमें क्या है आपका नो होएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया है, इसमें भी नो हो जाएगा। विवाह पंजीकरण नंबर, नॉर्मल सी बात है, ये सब आपका नो हो जाएगा क्योंकि आप अनमैरिड हो। देन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो करेक्ट भरना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको सही भरनी है। देन यहाँ पर जो आधार कार्ड नंबर है वो आपका सही होना चाहिए, आप इसे 2 बार ध्यान से चेक कर लेना। जन आधार आईडी है जो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप NA नॉट अवेलेबल ऑप्शन भी भर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो अगर आप हैं तो आप यस कर देना। वैसे जितने भी एरियाज़ हैं ज़्यादातर वो नहीं में आते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि पत्राचार पता, यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको जो वर्तमान समय में आपका पता है उसके बारे में बताना है, यानी कि आप कहाँ पर रहते हो उस तरीके से आप बताओगे। आपका जो स्टेट है वो बताना है, जैसे राजस्थान, जिला जहाँ पर आप रहते हो, देन सिटी जिस भी जगह पर आप रहते हो। उसके बाद पिन कोड आपको बताना है, देन आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखना है। स्थायी पता जहाँ पर आप रह रहे हो, अगर आप सेम ही एरिया में काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो वो क्या है कि आप दोनों जो एरिया है दोनों साइड का वो सेम ही होगा। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि जैसे किराए पर रहते हैं, उनका अगर घर चेंज हो जाता है तो उस वे में ये होता है। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता, तो आप ये सब भर देना, ठीक है। इंडियन हो जाएगा। स्टेट आपका राजस्थान है। गृह जिला जहाँ पर भी आप रहते हो, हनुमानगढ़, जयपुर, उड़ीसा, अलवर, भरतपुर, जो भी साइड आपकी है। इसके बाद गृह ब्लॉक जहाँ पर भी आप रह रहे हो, ठीक है। सिटी, तहसील आपका एरिया है जो उसके बारे में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा है कि सेटल इन इंडिया फ्रॉम द अदर कंट्री, तो यहाँ पर नो, क्योंकि आप इंडिया में अगर टाइम यानी कि हमेशा से रह रहे हो तो नो आ जाएगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, मीन्स कि क्या आपने पहले कहीं मतलब सर्विस वगैरह की हुई है, तो अगर आपने नहीं की है, आपकी ये फर्स्ट ही जॉब के लिए होगा अप्लाईमेंट, तो यहाँ पर आपका नो आ जाएगा। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर आपका कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आप यस कर देना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो होगा। इसके बाद आर यू NCC कैडेट, अगर आपने किया हुआ है कोर्स तो आप यस कर देना, अदरवाइज ये भी क्या है नो में ही जाएगा। क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, तो यहाँ पर नो ही आएगा। अगर कुछ क्रिमिनल किया है तो उन लोगों के लिए यस होगा, फिर उनको अपनी डिटेल्स भी भरनी होगी। इसके बाद है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं, मीन्स कि क्या अभी आप कोई सर्विस कर रहे हो साथ में, तो वो आपके ऊपर है कि अगर आपने रीट के अलावा कोई और एग्ज़ाम में यानी कि गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो तो उसके बारे में आपको बताना है। अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको सारी डिटेल भरनी होगी।
इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर आपकी 2.5 लाख से कम है तो आप यस कर देना, अगर आपकी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आप नो कर देना। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे यानी कि कन्फ्यूज़न हो रही है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके लिए अगर आप 2.5 लाख से कम करते हो तो आपको एक आय का बनाना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ भी खास नहीं है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप 2.5 लाख से कम करते हो तो आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आप आराम से बनवा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आपको भरने की जरूरत देख लेना, अगर आप आते हो इस श्रेणी में तो आप भर देना, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आपका चरित्र सत्यापन मीन्स कि अगर आपने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं किया है तो यहाँ पर नो हो जाएगा। इसके बाद ये जो पेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आपने जो 10th क्लास है वो आपने कौन से मतलब कौन से बोर्ड से की, आपको ये लिखना है। 10th क्लास में कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो ऑल सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर भरना है, रिज़ल्ट है जो वो कब आया था आपको ये भरना है, उत्तीर्ण होने का वर्ष भरना है। वो चीज़ भरने के बाद यहाँ पर जो ड्यूरेशन है, जैसे कि हमारी 10th है वो भी 1 साल में होती है, 12th भी 1 साल में होती है, तो यहाँ पर 12 मंथ्स आ जाएगा। और जो ग्रेजुएशन है वो 3 इयर्स में होती है, तो यहाँ पर 36 मंथ्स आ जाएगा। एंड जो आपकी बीएड है वो 2 सालों की होती है। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि जो बीएड है उसका रिजल्ट है जो वो अगर लेट आया है तो वो क्या है 24 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या है 24 मंथ्स ही करने हैं, क्योंकि जो आपका कोर्स है वो 24 मंथ्स का है। इस तरीके से क्या है कि आपको 10th 12th और बीए के एंड बीएड ये जो 4 हैं, इनमें क्या है कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपको वो भरने हैं, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन होता है 12th और जो बीएड होती है उसमें आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। मीन्स कि जैसे बीएड में आपके 2 सब्जेक्ट ही होते हैं, अगर आप बीए में जो सब्जेक्ट लेते हो ज़रूरी नहीं है कि वो 12th में भी सेम हो, तो आपको वो जो सब्जेक्ट हैं ध्यान से भरने हैं। देन कौन से बोर्ड से की है वो, इसके बाद आपको रोल नंबर भरना है, किस टाइम आप पास हुए थे ये आपकी मार्कशीट में आ जाता है, तो आपको वो चीज़ भरनी है। इसके बाद उत्तीर्ण होने का वर्ष वो भी आपकी मार्कशीट में लिखा होता है कि आपने 10th कौन से साल की थी, 12th कौन से साल की थी। ड्यूरेशन आपको बता ही दिया गया है। कुल अंक आपकी मार्कशीट में लिखे हुए हैं, प्राप्त अंक आपको कितने मिले हैं वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो एडमिशन डेट है वो किसी की भी नहीं पूछी गई है, सिर्फ और सिर्फ बीएड की पूछी गई है, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद जो रीट है उसमें भी सेम, यहाँ पे तो आपको बस रीट है जो उसका बोर्ड आपको बताना है, आपको अपना रोल नंबर अच्छे से भरना है, आपके कितने मार्क्स आए हैं ये अच्छे से भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको अगर क्या किसी भी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने अनुचित साधन आदि के इस्तेमाल के लिए आपको प्रतियोगी परीक्षा से बाहर की है तो नॉर्मल सी बात है नो ही आएगा आपका आंसर। अगर येस है तो आपको ये सारी डिटेल भरनी होती है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रेजुएशन में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपको वो भरने हैं। तो यहाँ पर जो भी आपने बीए में सब्जेक्ट्स लिए थे 3 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो आपको भरने हैं। ज़रूरी नहीं है लाइन वाइज भरना, आप कोई भी सब्जेक्ट भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले में कौन सा भरे दूसरे में कौन सा भरे, कोई कंपल्शन नहीं है। इसके बाद यहाँ पर पूछा गया है रीट के सब्जेक्ट। तो रीट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने रीट में लैंग्वेज 1 कौन सी ली थी आपको वो भरना है, देन लैंग्वेज 2 कौन सी लिखी है वो आपको भरना है। ध्यान देना कि आपकी जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो आपको ध्यान से भरनी है। इसके बाद यहाँ पर जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट लिखा है, तो अगर आप एसएसटी से हो तो आपको एसएसटी, अगर आप साइंस से हो तो आपने साइंस पढ़ना है। इसके बाद आपका माध्यम पूछा गया है, तो नॉर्मल आपने अगर हिंदी से किया तो हिंदी, इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश, अगर आपने एमए किया तो उसके बारे में बताना है। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज के बारे में है, तो आपके रीट में यानी कि 150 में से अगर आप 90% के अकॉर्डिंग करते हो तो आपके कितने % बनने हैं पहले आपको वो लिखना है। फिर आपके जो बीए हैं उसमें कितने नंबर आए हैं 10% के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर किसी के 60% है तो उसका 10% 6 बन जाएगा, तो आपको यहाँ पर 6 करना है, देन आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर है जो वो भरना है। एंड इसके बाद जो लास्ट है उसमें क्या है कि आपको 30 जो स्टेट्स हैं उनके नाम यहाँ पर भरने हैं। तो ये जो स्टेट्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको यहाँ पर भरने हैं, और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वो आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भर लेना। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसके आसपास कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं उनके अकॉर्डिंग भर लेना। तो इस तरीके से रीट का फॉर्म है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्म है, आपको फिल करना है। बस ये ध्यान देना कि आप जो भी अपनी डिटेल्स डाल रहे हो कम से कम उसे 1 या 2 बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चों का ऐसा हो चुका है कि गलत यानी कि स्पेलिंग्स गलत हो जाती है, किसी का रोल नंबर गलत भर दिया जाता है, तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दे लेना पहले से ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।